क्या आपको लगता है कि भारत की पार्लियामेंट सच में अब भी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के आइडियल्स को फुलफिल करती है? क्या आज भी यहाँ लोगों की आवाज उतनी ही जोर से गूंजती है जितना कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा था? आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट के डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस की, जिसकी वजह से सिर्फ लॉ मेकिंग प्रोसेस ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी वीकन हो रही है। वेलकम टू 7 PM हाइलाइट्स, जहां हम क्रिटिकल इश्यूज को एनालाइज करते हैं डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के साथ, ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू रियलिटीज दैट शेप इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट को भारत की डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन माना जाता है, जहाँ पे लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल भी बनाया जाता है। लेकिन आज ये इमेज धुंधली होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी, डिबेट्स एंड लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑल आर एट एन ऑल टाइम लो। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के डेटा के मुताबिक 17th लोकसभा ऑफ 2019-24 का प्रोडक्टिविटी रेट सिर्फ 47% रहा, जो कि पिछले कुछ डेकेड्स में सबसे कम है। 2023 मॉनसून सेशन में लोकसभा सिर्फ 18% प्रोडक्टिव था, जबकि राज्यसभा ने 28% प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड, मतलब कि डिस्कशन से ज्यादा टाइम डिस्ट्रक्शंस में गया। पार्लियामेंट्री डिबेट्स का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। PRS 2023 के डेटा के हिसाब से 2023 बजट सेशन सिर्फ 12 घंटे की डिबेट्स तक सिमट गया, जबकि 1990s में यही डिबेट 123 घंटे चलती थी। फार्म लॉज ऑफ 2020 जैसे महत्वपूर्ण बिल्स को सिर्फ 7 मिनट में पास कर दिया गया बिना प्रॉपर स्क्रूटनी के। और ये सब सिर्फ टाइम लॉस की बात नहीं है, इससे डेमोक्रेटिक ओवरसाइट भी वीकन हो रहा है। एक और अलार्मिंग ट्रेंड है सिटिंग डेज का डिक्लाइन। पिछले एक डेकेड में पार्लियामेंट सिर्फ 70 दिन साल में बैठा है, जबकि 1950s में ये 120 to 140 डेज होता था। कंपैरिजन में ब्रिटिश पार्लियामेंट 150 to 170 डेज और US कांग्रेस 260 डेज एनुअली बैठता है। इससे न सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का डेप्थ कम हो रहा है, बल्कि लॉज को डिटेल स्क्रूटनी भी नहीं मिल रही है। ऑर्डिनेंसेस का मिसयूज भी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। 1950 से अब तक 750 ऑर्डिनेंसेस पास हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ 2014 to 23 के दौरान 76 ऑर्डिनेंसेस आए। 2020 के फार्म ऑर्डिनेंसेस को बाईपास करके बिना प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के पास किया गया, जो एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले डिसरप्शंस एंड एडजर्नमेंट्स ने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को क्रिपल्ड कर दिया है। 17th लोकसभा का 40% टाइम सिर्फ प्रोटेस्ट और एडजर्नमेंट्स में गया। 2023 मॉनसून सेशंस में लोकसभा ने 55% और राज्यसभा ने 60% टाइम लूज किया। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और बाई पार्टिसनशिप की कमी ने कंसेंसस बिल्डिंग को मुश्किल बना दिया है। अब GST बिल ऑफ 2016 जैसा बाई पार्टिसन कॉपरेशन रेयर होता जा रहा है। पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल भी डिक्लाइन हो रहा है। 1990s में 60 to 70% बिल्स को कमिटीज रेफर किया जाता था, जबकि आज सिर्फ 25% बिल्स स्क्रूटनी के लिए भेजे जाते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जैसे क्रिटिकल बिल्स को बिना कमिटी स्क्रूटनी के पास कर दिया गया, जो डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस को अंडरकट करता है। एग्जीक्यूटिव ओवररीच भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया है। मनी बिल प्रोविजन का मिसयूज, एंटी डिफेक्शन लॉ का वीक एनफोर्समेंट और स्पीकर्स पार्टिसन डिसीजंस ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है? सबसे पहला इम्पैक्ट है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। CAG की 2021 की रिपोर्ट ने PM केयर्स फंड पे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी की कमी को हाईलाइट किया था, जो अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर को रिफ्लेक्ट करता है। हेस्ट एंड पुअर क्वालिटी लेजिस्लेशन से पॉलिसीज फ्लॉड हो जाती हैं। फार्म लॉज 2020 को बिना प्रॉपर रिव्यू के पास करना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो बाद में पब्लिक प्रेशर पे वापस लेने पड़े। लोक नीति CSDS की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 27% लोगों का पार्लियामेंट पे फुल ट्रस्ट है। ये 2005 में 49% था। पब्लिक ट्रस्ट में ये गिरावट डेमोक्रेटिक डिसइल्यूजनमेंट का सिग्नल है। जुडिशरी ने भी ये पॉलिसी वैक्यूम को फिल करना शुरू कर दिया है, जो जुडिशियल ओवररीच का सिग्नल है। विशाखा गाइडलाइंस ऑफ 1997 से लेकर राइट टू प्राइवेसी और पैसिव एथनेशिया केसेस तक सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी गैप्स को फिल किया है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पार्लियामेंट की वीकनिंग रोल को फर्दर अंडरमाइन करता है। फेडरल डिस्कंटेंट भी बढ़ रहा है। तमिलनाडु ने नीट और हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, लेकिन रीजनल वॉइसेस को इग्नोर किया जा रहा है, जो फेडरल हार्मनी को वीकन करता है। अब सवाल ये है कि इस डिक्लाइन को रिवर्स कैसे किया जाए। रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले सिटिंग डेज को 100 से ऊपर बढ़ाना होगा, जैसे NCRWC 2002 ने रेकमेंड किया था। पार्लियामेंट्री कमिटीज को एम्पावर करना होगा ताकि सभी बिल्स को डिटेल स्क्रूटनी मिले। US कांग्रेशनल बजट ऑफिस की तरह भारत ने भी एक पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस यानी PBO एस्टैब्लिश करना होगा, जो MPs को फिस्कल पॉलिसीज का इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे सके। एंटी डिफेक्शन लॉ को रिफॉर्म करके डिसेंट को एनकरेज करना होगा, ताकि MPs पार्टी लाइन से
ऊपर उठकर नेशन के इंटरेस्ट में डिसीजंस ले सके। मनी बिल प्रोविजन का मिसयूज कर्ब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रोजर मैथ्यू और पुट्टस्वामी केसेस की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। बाई पार्टिसनशिप को प्रमोट करने के लिए ऑल पार्टी कमिटीज को स्ट्रेंथन करना होगा और अनरूली एमपीज के लिए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करना होगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा भी देना होगा ताकि माईगॉव पोर्टल को एक्सपैंड करके पब्लिक कंसल्टेशंस को पार्लियामेंट्री डिबेट्स में इंटीग्रेट किया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एमपीज के लिए नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या हम अपने डेमोक्रेसी के टेम्पल को रिवाइव कर पाएंगे? क्या पार्लियामेंट अपना असली रोल वापस पाएगी? और क्या आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स इनफ होंगे डेमोक्रेसी को अलाइव रखने के लिए? आपके जवाब ही तय करेंगे कि हम अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए फोरम IAS के साथ।